पीएसएल में भी आज एक मैच था, लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद अनबीटन थी आज से पहले तक, लेकिन आज वो मैच हार गई और इसमें उनकी बहुत सी गलतियां थी। फील्डिंग इस्लामाबाद की इस टूर्नामेंट में बहुत बेहतर रही है, लेकिन आज उनकी फील्डिंग ही बहुत गंदी थी और वो एक कैच की वजह से उनका सारा मोमेंटम लूज हो गया था। जब हुनैन शाह ने कैच छोड़ा उसी ओवर में फिर 20-21 रन पड़ गए होल्डर को। उसके बाद मोमेंटम उनके हाथ में आया नहीं और 210 रन बना लिए थे लाहौर ने। और उसके बाद जब वो बैटिंग करने एक टाइम तक बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, सलमान आगा ने एक आई थिंक उस शॉट की जरूरत नहीं थी, वो शॉट मारा और उसके बाद मोमेंटम सारा लूज हो गया बैटिंग का। खैर लाहौर ने पहले बैटिंग की, फखर जमान ने 44 रन बनाए 30 बॉलों में और आई थिंक अच्छी इनिंग थी। बट मैं ना फखर जमान से ना कुछ और चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि फखर जमान 146 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे, मुझे नहीं है चाहिए। मुझे चाहिए फखर जमान 20 पे 50 करे, 20 पे 45 करके जाए। यहाँ पे उन्होंने 5 ओवर खेले हैं जिसमें वो डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेलते हैं। एक तो ये चीज है और दूसरी सामने मोहम्मद नईम, अब शुरू में उसको मौका मिला और उसने कुछ शॉट्स लगाए, कॉन्फिडेंस नजर आया। इसका मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं था पहले मैचेस पे, तो साफ पता चलता है इस चीज का। खैर आज तो इनका दिन अच्छा था, बट अब यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैं शुरू से ये चीज कहता हूँ कि इनका कॉम्बिनेशन चल पड़ा है, जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया था इस्लामाबाद और लाहौर का। बट ये दोनों टीमें मुझे लगती थी कि बॉटम से टॉप करेंगी दोनों, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इन दोनों टीमें इस वक्त टॉप 4 में हैं। खैर फखर ने 44 रन बनाए, नईम ने 25 रन बनाए 22 बॉलों में, 4 चौके 1 छक्का उसने भी लगाया। अब्दुल्ला शफीक ने 22 रन बनाए 17 बॉलों में। और आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि किसी ने 50 नहीं किया लाहौर की तरफ से, लेकिन फिर भी इन्होंने 209 रन बनाए, जो कि कल के मैच में हुआ था क्वेटा ने भी, उनमें से भी किसी ने 50 नहीं किया था और एक अच्छा टोटल उन्होंने सेट किया था। डेरिल मिचेल ने 28 रन बनाए 18 बॉलों में, 2 चौके 2 छक्के लगाए, 155 का स्ट्राइक रेट था उनका। सैम बिलिंग्स ने 38 रन बनाए 17 बॉलों में, 223 का स्ट्राइक रेट था। सिकंदर रजा ने 39 रन बनाए 17 बॉलों में, 3 छक्के 3 चौके लगाए, 230 का स्ट्राइक रेट था। और आखिरी 5 ओवरों में इन्होंने तकरीबन 80 रन से ज्यादा मारे हैं आखिरी 5 ओवरों में, और इसमें मोस्टली यही थे सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा। मतलब इनके तकरीबन 15 ओवरों में ना 125-30 था, उसके बाद इन्होंने ये रन मारे हैं और टोटल इन्होंने 209 रन बनाए। इस वक्त अगर मुझे कहना हो ना कि लाहौर कलंदर्स की बैकबोन, मोस्टली लोग समझते हैं कि शाहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ है। नहीं भाई, इनकी जो बैकबोन इस वक्त है ना, वो डेरिल मिचेल है, सैम बिलिंग और सिकंदर रजा है, जो कि कंसिस्टेंटली इनको रन करके दे रहे हैं, टॉप स्कोर करे ना करे। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ये सही प्लेयर सही जगह पे हैं, सही नंबर पे खेल रहे हैं। डेरिल मिचेल इसी नंबर पे खेलते हैं और वो उस नंबर का मास्टर है वो बंदा, कि जिस स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करता है और वो जिस तरह से वो प्रेशर को ऑब्जर्व कर लेता है, आई थिंक वो बड़ा जबरदस्त है। वो ज्यादातर लोग कर नहीं पाते कि एकदम 2 आउट हो गया आपके और आपने क्रीज पे जाना है और उसके बाद स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना है, आपने सबको लेके चलना है, प्रेशर ऑब्जर्व करना है सारा। ये सारी चीजें थी, तो उसने आई थिंक बड़ा जबरदस्त किया। उसके बाद सैम बिलिंग्स ने जिस तरह की वो शॉट्स लगा रहा है, आई थिंक बहुत जबरदस्त। और वो कैरेक्टर जिस तरह का है मुझे बड़ा पसंद है। और जिस तरह से वो सीरियसली, मेरे ख्याल से वो ऑफ द ग्राउंड अगर मैं उसको देखूं तो वो जितना बड़ा वो कैरेक्टर है ऑन द ग्राउंड उतना बेहतर वो बैट्समैन है। वो जितना सीरियसली अपनी गेम को खेलता है ना, बहुत मजेदार वो चीज लगती है। और उसके बाद सिकंदर रजा जो नीचे से आके फिर कर रहा है 39 रन 17 बॉलों में, 230 का स्ट्राइक रेट। ये आई थिंक बड़ी जबरदस्त चीज है। इनको थोड़ा सा देखना कि अब अगर ये 3 तो इनके ये पक्के हैं, अब ये चौथा आज इन्होंने ओवरसीज नहीं खेला, टॉम करन खेल रहा था। अब आगे इनको जाके ये देखना है कि इनको चौथा ओवरसीज कौन सा डालना है। मेरे ख्याल से इनको ना कुशल पटेरा को ट्राई करना चाहिए मोहम्मद नईम की जगह पे। और नीचे से रिशाद हुसैन भी है। अब ये ना एक बड़ी मुश्किल आई थिंक सिलेक्शन हो जाएगी कि रिशाद हुसैन के कुशल पटेरा। मेरे ख्याल से ये रिशाद पे ही जाएंगे। खैर आगे चलते हैं और फॉल ऑफ विकेट्स की अगर बात करें, पहली 50 पे, दूसरी 97 पे, तीसरी 108 पे, चौथी 145 पे, पांचवी 209 पे और छठी भी 209 पे। अब आखिरी इनका भी कोई ओवर इतना अच्छा नहीं किया था। इस वजह से काफी इससे भी ज्यादा कर सकते थे टोटल। नसीम शाह की अगर बात करें 4 ओवरों में 36, और बेन डॉर्शियस की बात करें तो 4 ओवरों में 51 रन उसने आज खाए, 1 आउट किया।
ये मेरे ख्याल से इसी के ओवर में वो कैच छूटा था उसका, उसने हुनैन ने छोड़ा था उसका, आई थिंक फखर का था या फखर का था कैच, और उसके बाद फिर दोनों ने मारना शुरू कर दिया था। सो ये आई थिंक ये जो मोमेंटम चेंज कर देता है ना, ये चीजें समझनी चाहिए थोड़ी सी प्लेयर्स को। यार यंग है अभी वो भी। जेसन होल्डन का आज कोई दिन इतना खास नहीं था, क्योंकि जैसे ये कैच उठा उसके अगला ओवर करना था जेसन होल्डन ने, और उसको 20 रन पड़ गए थे, 20-21 रन उसको पड़ गए थे। और फिर खैर उस बेचारे ने क्या करना था, आज उसका दिन भी इतना खास गया नहीं, लेकिन उसने फिर भी 2 आउट कर लिए थे आज। शादाब खान ने 4 ओवरों में 27 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। हुनैन शाह ने एक ही ओवर किया, 13 रन, कोई आउट नहीं। इमाद वसीम ने 3 ओवरों में 26 रन और 2 आउट किए। उसके बाद इस्लामाबाद बैटिंग के लिए आता है। इस्लामाबाद अच्छा कोई इतना बुरा उनका स्टार्ट होता नहीं है, जैसे आप देखें साहिबजादा फरहान जल्दी आउट होते हैं, 9 रन बनाते हैं वो। एंड्री गॉस जो हैं, अच्छा ये भी इनका ताल्लुक भी जो ओरिजिनली है वो साउथ अफ्रीका से है, और ये अमेरिका से खेलते हैं। और इसीलिए मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये एक जगह डिस्कस कर रहे थे अपना नाम, वहां पे ना खे खे इस्तेमाल होता है, तो खाउस कहते हैं, खाउस, एंड्रेज खाउस। सो वो डिस्कस हो रहा था एक जगह पे। सो सलमान आगा ने 36 रन बनाए 25 बॉलों में, इसने 27 बॉलों में 41 रन बनाए, 3 छक्के 2 चौके लगाए। सलमान भी बड़ी जबरदस्त शॉट्स लगा रहा था, 3 छक्के और 2 चौके लगाए, और सलमान रेस्ट पे था। अब मेरे ख्याल से अपने मेन जो है 11 की तरफ आएंगे दोबारा वापस। और उसके बाद आजम खान, यार क्या भाई कर रहा है इस टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट में कोई इतना खास इसका कोई चल नहीं रहा कोई टूर्नामेंट। हैदर अली आज ऊपर आए थे, शादाब खान ने 13 रन बनाए हैं, वहां पे फिर एक कोलैप्स होता है। अब वहां पे अगर इनकी फॉलो फिगर्स की अगर बात करें ना, तो 121 पे ऑल आउट हो जाती है टीम। अब 11 पे पहला आउट होता है, दूसरा 80 पे आउट होता है। अब 80 पे जो आउट होता है वो सलमान आगा होता है। अब उस शॉट की जरूरत नहीं थी। अब सिकंदर रजा को अगर देखें तो वो हमें देखना वो तेज डालता है और सीधा डालता है। सो अगर वो विकेट के अंदर बॉल डाल रहा है तो भाई तू रिवर्स क्यों ट्राई कर रहा है। अच्छी वाली इनिंग खेल रहा था, बहुत जबरदस्त इनिंग खेल रहा था। अब वहां से जब इसने किया ना वो, तो तीसरा आउट फिर होता है 87 पे, 7 रन बाद तीसरा आउट हो जाता है, फिर 92 पे चौथा भी आउट हो जाता है, फिर 104 पे पांचवा भी आउट हो जाता है, और 121 में मतलब दूसरी विकेट 80 पे गिरती है और 10वीं विकेट 121 पे गिरती है। 30 रन पे टीम ऑल आउट हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी जिम्मेदारी उसकी थी, बट आई थिंक वो शॉट की जरूरत नहीं थी, नीचे से कोलैप्स पे सारी टीम कर गई। और वहां पे जब इनके 80 रन थे तो वो इनका 10वां ओवर चल रहा था अभी। सो वहां से एक बेहतर मोमेंटम चल सकता था अभी। सो आई थिंक अभी ये मेरे ख्याल से आज कुछ चीजें ट्राई भी कर रहे थे मे बी। खैर जब उनकी अगर बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवरों में 10 रन देके 1 आउट किया। आसिफ अफरीदी ने 4 ओवरों में 24 रन दिए 1 आउट किया। ये इनको बहुत सही प्लेयर मिल गया, बट ये आई थिंक इनकी उम्र आई थिंक 38 साल है। मैं इनको काफी अरसे से जानता हूँ। ये जब फैसल बैंक T20 खेलते होते थे, और ये बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छा इन्होंने डोमेस्टिक खेल ली है। सो आई थिंक हम काफी बातें करते रहते हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की वजह से हमने बहुत से प्लेयर खा लिए हैं कि जो कि आई थिंक बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते थे पाकिस्तान के लिए। टॉम करन ने 3 ओवरों में 34 रन देके 1 आउट किया। इनके भाई ने भी आज अच्छी परफॉर्मेंस दी उधर CSK की तरफ से। हारिस रऊफ ने 1 बॉल कम 4 ओवर्स में 31 रन देके 4 आउट किए। अच्छी बॉलिंग थी, डिसेंट बॉलिंग थी। बट डायरन मिचेल की अगर बात करें तो उन्होंने 1 ओवर किया 12 रन दिए। सिकंदर रजा ने 3 ओवरों में 20 रन देके 3 आउट किए। सिकंदर रजा ने 3 आउट किए। तो वो इस बंदे की जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है ना, आई थिंक वो कलंदर्स को ना आई थिंक बहुत ऊपर ले जाती है। सो बाकी आई थिंक यही सूरत हाल थी। और इसके अलावा यार क्राउड आज था, बट मैं लाहौर से ना बहुत ज्यादा डिमांड करता हूँ। मैं मतलब इस चीज से प्राउड भी करता हूँ कि लाहौर की आवाम आती है। और बाकी आई थिंक लेकिन बाकी मैचेस में भी अगर मैं देखूँ ना, अगर पेशावर के मैचेस हों लोग आ जाते हैं, बाकी मैचेस में यार लाहौर में भी लोग नहीं आए। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए था। उसकी एक वजह ये है, मैं कल भी बात ही करना चाह रहा था, मुझे याद नहीं रही, कि मुझे लगता है कि अब ना अगले साल PCB को या PSL की मैनेजमेंट को ये चीज देखनी पड़ेगी। मुझे ये लगता है कि हर टीम के पास ना अपना स्टेडियम होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। ये नहीं कि क्वेटा का होम लाहौर है, ऐसे नहीं होगा, आवाम नहीं आएगी, ऐसे कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। और उसको फिर मैनेज भी आपने इसी तरह से करना है, जिस तरह आप क्वेटा और लाहौर का मैच है तो उसमें से एक मैच क्वेटा में होगा, एक मैच लाहौर में होगा। जब हर टीम के पास ऐसा ग्राउंड होगा तो मैचेस भी ऐसे होंगे। जाहिर बात है उसके लिए फिर ब्रॉडकास्टिंग की जो प्रोडक्शन की जो इक्विपमेंट है वो आपको ज्यादा चाहिए होगी, आपको शायद लोग भी ज्यादा चाहिए होंगे।
सो वो मुश्किल काम शायद किसी हद तक है, बट आई थिंक वो चीजें पॉसिबल आपको करनी चाहिए अगर नहीं भी हैं तो, क्योंकि लोग इस तरह से फिर नहीं आएंगे। क्वेटा का मैच देखने क्वेटा में ही लोग आएंगे। एक एग्जीबिशन का मैच हुआ था पिछले साल आई थिंक क्वेटा में, सो हमने जिसमें इफ्तिहार ने 6 छक्के मारे थे वहाब रियाज को। तो वहां पे देखेंगे लाहौर का क्वेटा का स्टेडियम है जो वो फुल हुआ था। अब वो एक ही एग्जीबिशन मैच था तो वहां पे सब लोग आ गए थे। इसी तरह लाहौर के मैच में अब लाहौरी आते तो हैं, लेकिन जब इस तरह होगा ना कि लाहौरियों को प्रोवाइड ही सिर्फ लाहौर के मैचेस होंगे कुछ, तो फिर लाहौरी आएंगे। इसी तरह से कराची का तो एक कुछ और इशू है, कराची का इशू ही कुछ हो रहा है। इसी तरह पिंडी, अब मैं दो टीमें अगर मैं देखूं ना, दो टीमें कौन सी आ सकती है, मुझे लगता है कि एक तो पिंडी की आ जानी चाहिए, क्योंकि पिंडी के पास स्टेडियम है, इस्लामाबाद में स्टेडियम बनना है। सो एक ये चीज हो जानी चाहिए। फैसलाबाद हो सकती है, सियालकोट भी हो सकती है, पता नहीं कौन सी दो टीमें आती हैं, लेकिन होम ग्राउंड होना जरूरी है। आई थिंक मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब ये देखेंगे पीएसएल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज है, ताकि अवाम पहुंच सके। जब अवाम को पता ना कि यार 10 मैचेस इधर ही हैं, वो वाला मैच देखने चले जाएंगे तो फिर ऐसे मजा नहीं आएगा। जब अवाम को पता होगा कि लाहौर के अंदर का इनके साथ एक ही मैच इधर है, मतलब पेशावर का एक मैच पेशावर में होगा, लाहौर का पेशावर के साथ दूसरा मैच एक लाहौर में होगा एक पेशावर में होगा, सो वो इन दोनों का मैच देखने वो पूरा स्टेडियम भरा होगा, जो कि हम आईपीएल में देखते हैं। बाकी जगहों का मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन आईपीएल में अगर देखें तो वो उन सबके पास होम ग्राउंड है, और वो जिस तरह से वो सजे होते हैं, एक तो ये काफी स्टेडियम बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बट इसकी जो फ्रंट साइड है ना, मैं बाहर से बात नहीं कर रहा, अंदर से जो फ्रंट साइड है ना इसकी, यार उसको थोड़ा ना कलरफुल करे। वो बीच में वो बिल्डिंग नजर ही नहीं आती, वो चेयर्स की वजह से वो नजर तो आ जाती है, लेकिन वो एक ना कंट्रास्ट जो होता है ना वो नजर ही नहीं आता, तो वो खूबसूरत और लगेगा। अभी मेरे ख्याल से छत भी लगनी है, सो पता नहीं है वो कैसे होगा, लेकिन आई थिंक पीएसएल के बाद वो चीज होगी। लेकिन ये बिल्डिंग को थोड़ा सा ना सजाया करें इसको, और काफी हम चीजें कर सकते हैं जिससे कैमरा में आई थिंक मैच देखते हुए फिर इंजॉय करता है इंसान कि यार कितना खूबसूरत लग रहा है। कराची में तो और बुरा हाल होता है, उधर तो कैमरे में भी अंधेरा नजर आ रहा होता है। पिंडी में किसी हद तक ठीक होता है, पिंडी में भी लोग को इतने खास कैमरे में नजर नहीं आ रहे होते, वैसे लगता है कि अंधेरा इतना ज्यादा है। ये लाहौर में काफी हद तक बेहतर है, बट यहाँ पे भी अब वो बिल्डिंग को आप देखेंगे ना वैसे लगेगा बिल्कुल ब्लैक है, वो कलरफुल लगती ही नहीं वो बिल्डिंग। उसमें कुछ लाइट्स लगाए हैं, कोई 3D प्रिंटिंग करें या एलईडीज लगा दें वहां पे। अब मैं देख रहा था कि वो क्या कहते हैं, ये इंडिया में ग्राउंड्स में वो जो क्या कहते हैं फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स पे भी एलईडीज लगी हुई हैं, कि वो इतना वो कलरफुल माहौल होता है ना। आई थिंक वो थोड़ा सा देखना चाहिए पीएसएल को। आई थिंक अगले साल ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें होंगी तो फिर आपको फायदा होगा। ये जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाती है, सबसे पहले तो आवाम का इंटरेस्ट, ठीक है टीवी पे लोग देख लेंगे, वो ठीक है, सारा पैसा उधर से बनता है, बट ग्राउंड में आना लोगों का जरूरी है, ताकि हालांकि कोई एक्टिविटी इतनी खास कोई हमारे पास होती नहीं है, लेकिन जो लोग ग्राउंड में आना पसंद करते हैं उनको आना तो चाहिए। कई लोग आना चाहते होंगे, मेरे ख्याल से शायद गर्मी की वजह से नहीं आते होंगे। और एक दूसरी चीज ये कि जब लाहौरियों को पता है कि यार इतने मैचेस इधर हैं तो हम सिर्फ ये वाले मैचेस देखने जाएंगे। जिस तरह अब वीकेंड की अगर बात होती है, वीकेंड में भी पूरा स्टेडियम नहीं भरा हुआ था कि संडे वाले दिन। तो आई थिंक ये थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ेंगी कि हर टीम के पास होम ग्राउंड हो और उतने ही मैच हो, कि एक मैच एक टीम के साथ आपका होम ग्राउंड पे हो, एक अवे हो। सो इसी तरह से इस तरह आई थिंक काफी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, बेहतर करनी पड़ेंगी। वो चीजें पॉसिबल है करनी आई थिंक। सो बाकी आई थिंक आपसे बात होती है।